नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका सत्र 53 है, जो कि 25 मई 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं सबसे पहले कार्ला की स्थिति जानना चाहूँगा और उसकी तरफ से 2 सवाल पूछूंगा। वह जानना चाहती है कि क्या वह दिन में 1 घंटे व्यायाम कर सकती है, और क्या सत्र से पहले वह जो दर्द महसूस करती है वह ओराइन के हमले के कारण होता है। तो रा इसका जवाब देते हैं, कार्ला की स्थिति वैसी ही है जैसी पहले बताई गई थी। व्यायाम के विषय में सवाल का जवाब यह है कि अभी वो समय गुजर गया है जो कि काफ़ी तीव्र था। कार्ला यदि चाहे तो 2 की बजाय दिन में 1 बार व्यायाम या एक्सरसाइज कर सकती है। कार्ला की शारीरिक समस्याओं को स्कैन करने पर हमने पाया है कि कार्ला अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से इतनी ही मात्रा में व्यायाम कर सकती है। यह लंबे समय के लिए ठीक है, क्योंकि उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा एक जगह इकट्ठा हो रही है। छोटे या कम समय के लिए यह उसको थका देने वाला है। इस प्रकार हम सुझाव देते हैं कि कार्ला हमारी पिछले चेतावनी के प्रति सावधान रहे, जिसमें हमने उसकी शारीरिक विकृति में सहायता के लिए कई तरीके बताए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रा ने कहा कि कार्ला को अगर आप हमारा सुझाव चाहते हैं तो हमारा ये रहेगा कि कार्ला दिन में 1 बार कर ले एक्सरसाइज, अगर करना चाहती भी है तो। और दूसरा ये कि उसकी जो महत्वपूर्ण ऊर्जा यानी इच्छा शक्ति वाली जो ऊर्जा है उसकी फ्री विल वाली, वो उसकी काफ़ी इकट्ठा हो रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि इसको छोटे समय के लिए थका भी दे। तो उन्होंने कहा, आप हमारी पिछली जो हमने चेतावनियाँ दी थी और हमने पहले जो तरीके बताए थे उनका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको कार्ला की तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखना है तो। फिर वो आगे कहते हैं, दूसरे सवाल के जवाब में हम कहना चाहेंगे कि हमारे समूह से संपर्क करने से पहले से ही कार्ला की भौतिक शरीर की कठिनाइयाँ उसके अवचेतन मन की इच्छा शक्ति के कारण थी। उसकी इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत है और किसी भी इकाई को इस संपर्क को बनाए रखने के लिए अपनी सारी भौतिक और महत्वपूर्ण ऊर्जा बचा कर रखने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार शारीरिक कमजोरी के कारण कुछ असुविधा का अनुभव होता है जब इस ऊर्जा को किसी दूसरे कामों में लाया जाता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्ला अभी दिमागी तौर पर हमले भी झेल रही है और पहले से भी उसे शारीरिक समस्या है, जो कि ऐंठन, चक्कर आना और साथ ही अन्य दिमागी समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार है। तो उन्होंने कह ही दिया है कि देखिए, ये जो इसकी इच्छा शक्ति है ना, कि इस कार्य को करने के लिए ये जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है और ये जो चैनलिंग हम कर रहे हैं, इसके लिए जो इसकी इच्छा शक्ति है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर उसने इस इच्छा शक्ति को कहीं और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया ना, तो उसके अंदर कमज़ोरी आ जाएगी और थक भी जाएगी बहुत जल्दी। और ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि कार्ला के ऊपर अभी भी उसके दिमागी तौर पर अगर देखा जाए और उसकी शारीरिक समस्याओं को भी देखा जाए, तो उसके अंदर, उसके शरीर में ये जो ऐंठन आ रही है, उसे चक्कर आ रहे हैं और बाकी दिमागी समस्याएं, हो सकता है डिप्रेशन में चली जाए, हो सकता है और कोई दिक्कत हो जाए। तो उसका कारण भी यही है, क्योंकि इसके ऊपर साइकिक अटैक्स भी बहुत पड़ रहे हैं। और साइकिक अटैक्स जब पड़ते हैं तो इंसान जो है वो थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं किसी व्यक्ति के साथ। तो इसलिए उसको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को बचाना चाहिए और समय समय पर ध्यान देना चाहिए कि इस ऊर्जा को कितना, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करना है।
फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, धन्यवाद, मैं जानना चाहूँगा कि क्या। फिर उन्होंने किसी का नाम लिया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। कहते हैं कि मैं जानना चाहूँगा क्या निकट भविष्य में होने वाले किसी एक सत्र में यह व्यक्ति जिसका मैंने अभी नाम लिया वो भाग ले सकता है। तो रा कहते हैं, वो इकाई जिसका नाम यहाँ पर नहीं है आत्मा से इस समूह से संबंधित है और स्वागत योग्य है। आप उसे बुला सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि कुछ विशेष ध्यान से सत्र अलग से रखे जाएं, जब तक कि वह इस कार्य में आप सबके साथ बैठने के लिए तैयार ना हो जाए। हम ये भी सुझाव देना चाहेंगे कि जेम्स एलन यानी कि जिम मैकार्टी के नाम से जाने वाले व्यक्ति की एक तस्वीर इस व्यक्ति को भेजी जाए तथा उस पर उसके द्वारा लिखा गया नोट हो जिसमें प्रेम और रोशनी लिखा गया हो। इस तस्वीर के साथ यदि यह इकाई ध्यान करेंगे तो यह इकाई आप सभी के साथ शांतिपूर्ण सद्भावना में आ जाएंगे। और जब इन दो इकाइयों के बीच में अभिवादन का आदान प्रदान होगा तब ऊर्जा की कोई बर्बादी भी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ही इकाइयाँ एकांत पसंद करते हैं और शर्मीले स्वभाव के भी हैं। ठीक ऐसा ही जैसे जेम्स एलन के लिए इस इकाई यानी उस व्यक्ति का नाम उसकी तस्वीर के साथ भी किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो भी व्यक्ति है जिसका यहाँ पर नाम नहीं है, कह रहे उसको हमारा अनुरोध है कि उसको बोलना थोड़ा सा पहले मेडिटेशन करे और अपने ऊपर कार्य करे और तभी इस कार्य में बैठे, इस चैनलिंग के अंदर बैठे। और उन्होंने एक सुझाव और दिया कि ये जो जिम मैकार्टी हैं जो इस ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है ना, शुरुआती दौर में तो यही थे ना, जिम मैकार्टी, डॉन और कार्ला। तो उन्होंने कहा ये जो जिम है ना उसको बोलना इसको अगर हो सके अपनी एक फ़ोटो भेज दे और उसके ऊपर लिख दे लव एंड लाइट। अगर वो उसको लिख के भेजेगा और वो व्यक्ति उस फ़ोटो के साथ बैठकर मेडिटेशन करेगा ना तो इन दोनों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता बन जाएगा। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ इसी प्रेम का, इसी सौहार्दपूर्ण सद्भावना का आदान प्रदान भी होगा। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों ही बड़े शर्मीले मतलब उसके हैं स्वभाव के और एकांत भी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए दोनों के साथ ही होना चाहिए। उधर से वो जो व्यक्ति है वो भी अपनी फ़ोटो को इनको भेज दे इसी तरीके से और ये भी अपनी फ़ोटो उसको भेज दें इसी तरीके से। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, धन्यवाद, लैरमी की अपनी यात्रा के दौरान मुझे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं जिनका संबंध द लॉ ऑफ वन की पहली पुस्तक को उन लोगों तक प्रसारित करना से है जिनको यूएफओ का अनुभव है और दूसरे वो जो घुमक्कड़ हैं। और मुझे अभी कुछ सवाल पूछने होंगे जिनको इस किताब में शामिल करना होगा ताकि एक गलत फहमी की संभावना को ख़त्म किया जा सके जो कि मैं पहली किताब में देख रहा हूँ। इसलिए ये सारे सवाल हैं, हालांकि इसमें से ज़्यादातर अस्थायी हैं। इसका उद्देश्य उन सारी विकृतियों को ख़त्म करना है जो पहली किताब के संबंध में है। मुझे उम्मीद है कि मेरा दृष्टिकोण सही है। हो सकता है कि आप कुछ का जवाब ना भी दे पाएँ, लेकिन कोई बात नहीं। यदि आप मेरे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं भी दे पाते हैं तो हम बस कुछ अन्य सवाल कर लेंगे। तो यहाँ पर डॉन ने कहा कि वो एक जगह पर ट्रैवल कर रहे थे, लैरमी करके कोई जगह थी, तो वो अपनी लॉ ऑफ वन की पहली बुक को पढ़ रहे होंगे शायद। तो उन्होंने कहा कि मैं इस किताब को ना उन लोगों को ज़्यादा देना चाहता हूँ जिनका यूएफओ का अनुभव हुआ है और दूसरा वो जो घुमक्कड़ हैं। परंतु बाद में जाके ये किताब सभी के लिए ओपन कर दी गई तो सभी तक पहुँच गई। तो उन्होंने कहा कि पहली वाली जो किताब थी ना इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, तो उन कन्फ्यूजन को अगर दूर करना है ना तो मैं चाहता हूँ कि उससे रिलेटेड कुछ सवाल करूँ ताकि जब ये किताब के बाद के हिस्से जब कोई व्यक्ति पढ़े तो उसके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। तो अगर ये सारे दूर हो पाएंगे तो वो भी इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो वो पहला सवाल करते हैं, पहले मैं पूछूंगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बेटी एंड्रियसन से किन इकाइयों ने संपर्क स्थापित किया था। तो दोस्तों बेटी एंड्रियसन का भी एक केस था जहाँ पर उनका एक यूएफओ से एनकाउंटर हुआ था, ठीक है, लाइव एनकाउंटर हुआ था। तो उसी के बारे में यहाँ पर डॉन ने उनसे पूछा। तो राइस का जवाब देते हैं, यह सवाल उल्लंघन की सीमा रेखा पर है। हम इस जानकारी को देने में थोड़ी छूट लेते हैं जिसके साथ थोड़ा ध्रुवीकरण भी कम होगा, क्योंकि इसके कारण स्वतंत्र इच्छा कम हो रही है। हम अनुरोध करते हैं
कि इस प्रकार के सवालों को कम से कम रखा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पता है उन्होंने क्यों कहा कि ये आज़ादी का उल्लंघन की सीमा रेखा पर है? वो इसलिए कि अगर ये सवाल बेटी एंड्रियसन डायरेक्टली रा से पूछती ना तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि ये कोई थर्ड पार्टी पूछ रही है बेटी के बारे में, यानी कि डॉन पूछ रहे हैं, तो बेटी की जानकारी डॉन को देना ये बेटी की आज़ादी का उल्लंघन है। तो इस तरीके से जैसे हम लोगों की भी आदत होती है ना कि हम अपनी ज़िंदगी में भी किसी की बात किसी को बता देंगे और हमें लगता है कि ठीक है हमारा तो गॉसिप चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में हम उस व्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन कर रहे होते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये अच्छी चीज़ है, इसमें सीखने को भी मिलता है कि दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन किस किस तरीके से ध्यान में रखा जा सकता है। कभी हम तो गॉसिप कर लेते हैं, लेकिन दूसरे की तो आज़ादी का उल्लंघन होता ही है ना दोस्त। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो फिर वो आगे कहते हैं, इस मामले में तथा ऐसे कुछ अन्य मामलों में जो इकाइयां हैं जिन्हें सब कुछ सजीव रूप से याद रहता है, वो महासंघ द्वारा दी गई जानकारियों को इस तरह पाना चाहते थे जिससे स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन ना हो। मृत्यु के प्रति, मरकर वापस जीवित होना, प्रेम और शांति जो रचना का माध्यम है, ऐसे कई तरह के सवाल उनकी सोच में थे जो समय स्थान की माया में एक व्यवस्थित घटनाओं के क्रम की तरह थे, जो प्रेम और उम्मीद का संदेश देते थे। यानी कि मृत्यु, फिर से जीवित होना, प्रेम और शांति से संबंधित काल्पनिक कहानियाँ इस प्रकार बताई जैसे कि वे इसी पृथ्वी पर घटित हुई हों। इस प्रकार का संपर्क करने के लिए महासंघ की इकाइयाँ काफ़ी सावधानीपूर्वक विचार करके चुनती हैं, जिसमें वो ऐसी एक इकाई को संपर्क करते हैं जिसकी कंपनता उन्हीं की तरह हो। यह योजना तब शनि की काउंसिल के सामने रखी जाती है और यदि पारित हो जाती है तो फिर इसे पूरा किया जाता है। इस प्रकार के संपर्क की विशेषता यह है कि इसमें दुखदायी विचारों का अनुभव नहीं दिया जाता है और इसमें किसी भी तरह से डराने वाली या कयामत से संबंधित सामग्री शामिल नहीं होती है, बल्कि नए युग की बात रखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए उन्होंने कितना ध्यान रखा है आज़ादी के कानून का, मतलब महासंघ कितना सोच समझ के और फूक फूक के कदम रखते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे यहाँ पे इस धरती पे जो अपने दिल से, मतलब मन में, या तो जैसे उन्होंने अपने धर्मों में पढ़ा है या उन्होंने कहीं किताबों में पढ़ा है या बचपन से सुनते आए हैं कि भाई जीवन क्या होता है, क्या मरने के बाद दोबारा जीवन होता है, ये प्रेम क्या चीज़ होती है, ये शांति किस तरीके से होती है, ये रचना कैसे हुई, ये रचयिता कौन है। इस तरीके के सवाल जिन लोगों के दिमाग में होते हैं ना, वो इसी हमारी तीसरी घनत्वता की माया के अंदर सोच रहे होते हैं, क्योंकि ये तो माया जाल है, ठीक है ना, देखने में असली है पर वास्तविकता में रोशनी के कणों का बना हुआ है। हम सारे रोशनी के कणों के हैं और इस समुद्र के अंदर हम लोग चल रहे हैं बूंद की तरह इधर से उधर। तो ऐसा व्यक्ति जब ऐसा सोचने लग जाता है ना, तो महासंघ यानी कन्फेडरेशन कोशिश ये करते हैं कि ऐसे व्यक्ति से हम अपना वो बनाएं, क्या कहते हैं, अपना एक कांटेक्ट बनाते हैं इससे, लेकिन उस कांटेक्ट में हम कोई भी इसको ऐसी जानकारी नहीं देंगे जिसमें इसको डर लगे, क्योंकि जिस तरीके के इसके सवाल हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। और पहले ये जो प्रपोज़ल है वो पहले काउंसिल के सामने रखा जाएगा, काउंसिल के सामने वो प्रोजेक्ट पूरा रखा जाएगा। काउंसिल अगर अलाउ करती है कि हाँ तुम इस व्यक्ति को कांटेक्ट कर सकते हो, और बस ध्यान रहे कि इसको नए युग की अच्छी अच्छी जो बातें हैं ना, जो अगली घनत्वता की हैं, क्या होता है कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अगर उसे बताओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बनस्पत इसके कि भाई धरती पे कयामत किस तरीके से हो जाती है, मतलब कैटेक्लिज्म कैसे आ जाता है। हालांकि रा ने भी इस किताब में कैटेक्लिज्म की बात की है, लेकिन रा ने इसलिए रखी उन लोगों के सामने बातें कि रा को पता था कि भाई इनका लेवल ना वो आ चुका है कि इन चीज़ों से घबराएंगे नहीं है। ये तो ये समझ चुके हैं कि अगर ऐसा हो भी तो हमें पता है कि क्रिएटर है, और वैसे भी क्या कहते हैं कन्फेडरेशन बोल ही चुकी है वॉइसेस ऑफ कन्फेडरेशन में भी कि तुम मौत की घाटी से गुजरोगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम रचयिता के साथ होगे। और वो इसलिए क्योंकि उस समय में तुम पूरे के पूरे मेडिटेशन में बैठ जाना, और जब तुम मेडिटेशन में बैठे रहोगे तो बाहर की माया में क्या चल रहा है, लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं या किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होगा। तुम्हारा हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। तुम्हें क्या करना है तुम हमसे पूछते जाओगे, हम तुम्हें तुम्हारी मेडिटेशन में विजन्स के द्वारा और हो सकता है शब्दों के द्वारा
हो सकता है जगहों के द्वारा दिखा दिखा के तुम लोगों को गाइड करे कि तुम यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कन्फेडरेशन पहले ही बता चुकी थी। तो और इस कार्य को करने के लिए अगर आप नोटिस करें वो कितने ध्यानपूर्वक करते हैं। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही किसी ने बुलाया तो मुंह उठा के चल दी किसी के घर पे और उसके सामने ले जाके सारी बातें रख दी। इसको कहते हैं एक समझदारी, कि भाई ये बच्चे हैं, इनको इनसे ट्रीट कैसे करना है हम लोगों को, ज़रा देखें, इनको उसी तरीके से देंगे इन्फॉर्मेशन ताकि ये डरे ना। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस जानकारी को जिसे आपने अभी दिया है किताब में शामिल करूं। आपकी ध्रुवीयता को बचाने के लिए यदि आप चाहें तो मैं इसे निजी सामग्री के रूप में रख सकता हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे प्रकाशित ना करूं? तो डॉन ने पूछ ही लिया कि भाई अगर इससे फ्री विल का उल्लंघन हो रहा है और ये आज़ादी की जो ध्रुवीयता है ये नीचे जा रही है, इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ दिक्कतें और परेशानियां भी हो जाएं, क्योंकि किसी तीसरे की आप जानकारी ले रहे हो ना, और यह अगर आप प्रकाशित करोगे हो सकता है वो व्यक्ति इसे चाहे या ना चाहे, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, तो वो उन्होंने नहीं बताई थी। तो वो डॉन ने पूछ ही लिया कि मैं इसे बुक के अंदर डालूं या नहीं डालूं, आप बताओ, अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं नहीं डालूंगा। तो रा कहते हैं, जो हम आपको देते हैं उसे स्वतंत्र रूप से दिया जाता है और ये केवल आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो रा ने भी बोल दिया, देखो आपने हमसे मांगा है, हम तो आपको दे सकते हैं, परंतु आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर ये बेटी की इन्फॉर्मेशन है तो ये बेटर ये रहेगा कि बेटी को ही डायरेक्टली दे दी जाए, वो ज़्यादा सही तरीका है। तो उन्होंने कहा आप आपके विवेक पर छोड़ रहे हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लेना। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, मैंने सोचा था कि आप कुछ ऐसा ही कहेंगे, क्या आप मुझे बेटी एंड्रियसन द्वारा बताई गई ब्लू बुक नामक किताब के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, नहीं। दोस्तों यहाँ पे ब्लू बुक के बारे में जो बात हो रही है ना, ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जो कि एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन एज पर स्टीवन ग्रियर। स्टीवन ग्रियर ने कहा है कि ये ब्लू बुक वाला एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें लोगों को डिसइंफॉर्मेशन दी गई थी कि भाई इस तरीके की, हाँ कोई यूएफओ नहीं होते, ये नहीं होते, ये तो वेदर बलून है और इस तरीके की चीज़ें हैं। हो सकता है शायद उसके बारे में बात हो रही हो, या हो सकता है किसी और ब्लू बुक के बारे में बात हो रही हो। तो रा ने स्ट्रिक्टली बोल दिया, नहीं, ये तुम्हें ढूंढना है अपने प्लानट के ऊपर कि कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या है और कैसे है। निरंतर ढूंढते रहोगे तो जानकारी आती रहेगी, जितनी जानकारी आती रहेगी तुम जागते जाओगे। तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, इसलिए तुम खुद ही ढूंढ लो क्या है इसका जवाब। तो खैर फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, धन्यवाद। क्या आप मुझे दूसरों की सेवा करने वाले या पॉजिटिव झुकाव वाले महासंघ के सदस्यों के उन अलग अलग तरीकों के बारे में बता सकते हैं जिससे वो इस ग्रह के लोगों के साथ संपर्क करते हैं? उनके द्वारा संपर्क करने के अलग अलग रूपों और तरीकों के बारे में बता सकते हैं? तो ये सवाल डॉन ने अच्छा कर लिया कि आप हमें बता सकते हैं कि कन्फेडरेशन हम लोगों को किस किस तरीके से कांटेक्ट करती है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फेडरेशन ऐसा नहीं है कि हर किसी को कांटेक्ट कर लेती है। जब तक वो उस व्यक्ति का उस तरीके का झुकाव नहीं देखते हैं ना कि ये जो है दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, उस तरीके का व्यक्ति है और ये सच में ही इस इन्फॉर्मेशन को जानना चाहता है ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके या उनकी भलाई के लिए इसका इस्तेमाल कर सके, तब ही वो उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ कांटेक्ट नहीं करेंगे। वो जहाँ भी देखेंगे ना कि इस व्यक्ति के अंदर विभाजन है या विभाजन के द्वारा ही ये सोचता है कि ये सही वो गलत, मेरा सही उसका गलत, अगर इस तरीके का व्यक्ति होगा ना तो कन्फेडरेशन ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं करती है। और किसी के अंदर इस तरीके का भाव हो कि वो अपने अपने बारे में सोचता हो कि भाई मैं इन्फॉर्मेशन ले लूँ और बस अपने पास ही रख लूँ और दूसरों को ना दूँ, तो इस तरीके के व्यक्ति के साथ भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो तो आपकी सोच जानते हैं, उनके पास तो आक्षिक रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ से निकाल लेंगे वो आपकी इन्फॉर्मेशन सारी। तो इस तरीके से कन्फेडरेशन बड़ी सोच समझ के करती है किसी से भी अगर करेगी तो रा भी यहाँ पर ये कहते हैं, हाँ हम बता सकते हैं। तो डॉन कहते हैं, क्या आप कृपया ऐसा करेंगे? तो रा इसका जवाब देते हैं, सबसे प्रभावी संपर्क का तरीका आपके स्थान समय में वो है जिसका अनुभव आप अभी कर रहे हैं, यानी कि जो चैनलिंग इस वक्त हम लोग कर रहे हैं। हमारी इच्छा बिल्कुल भी स्वतंत्र इच्छा के उल्लंघन की नहीं होती है, इसलिए केवल वही इकाइयाँ जो आपकी माया में घुमक्कड़ कहे जाते हैं, केवल उन्हीं से सोच के प्रदर्शन के द्वारा जो संपर्क बनता है, जिसे आप तथाकथित
नज़दीकी संपर्क या क्लोज एनकाउंटर कहते हैं और इसके द्वारा पॉजिटिव झुकाव वाले समूह और घुमक्कड़ों के बीच आमने सामने बातचीत होती है। तो उन्होंने कहा कि सबसे जो सही तरीका जो अभी तक हम लोगों को लगा है वो ये लगा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मेडिटेशन में बैठ जाए और हमारे साथ चैनलिंग करना शुरू कर दे, अपनी स्वतंत्र इच्छा से हमसे मांगना शुरू कर दे, तो हम उसको चैनलिंग के द्वारा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन उसको वो फिर इन्फॉर्मेशन सारी लिख लेनी चाहिए और उसको पहले बैठकर आकलन करना चाहिए कि कहीं ये ओराइन की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है या ये इनकी है, महासंघ की है। तो वो जब वो तोल करेगा ना उसके अंदर और देखेगा कि संतुलित बात कौन सी है, तभी वो पता कर सकता है। और रा ने बोल भी दिया है कि हमारी कोई इच्छा नहीं होती दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन करने की। यदि आप मेडिटेशन करके हमसे कांटेक्ट बनाओगे तो ये पॉसिबल है और ये सबसे बढ़िया तरीका है हम लोगों से इन्फॉर्मेशन लेने का। और फिर इसके आगे वो कहते हैं जो हमारे भेजे हुए वॉन्डरर होते हैं ना, उनका झुकाव नेचुरली ही ऐसा होता है, इस वजह से हम उनके साथ क्लोज एनकाउंटर कर लेते हैं। तो जैसे कि हो सकता है आप में से कई लोगों के साथ बचपन में हुआ हो, ठीक है, या जवानी में हुआ हो इस तरीके का कोई एनकाउंटर, लेकिन आपने नज़रअंदाज कर दिया हो या आपको पता ना हो, या आप सोच रहे हो कि अरे ये आसमान में चलता हुआ तारा क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हालांकि सवाल आपके दिमाग में वो छोड़ते हैं पहले, फिर उसके बाद उस सवाल के पीछे जब आप दौड़ोगे ना, तभी वो आपके सामने क्लोज एनकाउंटर यानी आपके साथ क्लोज आएंगे और तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके पास आ जाएं और आपके घर के सामने एक बड़ा सा एक रोशनी का गोला आ जाए और उसके अंदर से छोटे छोटे गोले निकलने शुरू हो जाएं और आपका एनकाउंटर हो उनके साथ, उसके बाद आपको बड़ी तेज़ी से टेलीपैथिक मैसेजेस आएँ। ये तो एक उदाहरण है, इसके अलावा भी बहुत तरीके के उदाहरण हैं, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं जिससे इस तरीके के एनकाउंटर होते हैं। लेकिन ये तब होता है जब वो किसी वॉन्डरर से कांटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति भी है या इवन वॉन्डरर भी है, अगर वो मेडिटेशन का इस्तेमाल कर रहा है ना, तो वो तरीका ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे किसी की भी आज़ादी का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगर आप मांग रहे हो तभी आपको दिया जा रहा है। खैर, तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे इस तरह की बातचीत का उदाहरण दे सकते हैं जो एक घुमक्कड़ और एक पॉजिटिव समूह के बीच हुई हो और उससे उस घुमक्कड़ का क्या अनुभव रहा? तो डॉन ने पूछ ही लिया कि एक उदाहरण दे के ही बता दो कि आपका किसी वॉन्डरर से कोई मतलब वो हुआ हो, एनकाउंटर हुआ हो, और फिर उसके बाद आपका अनुभव क्या रहा उसके साथ। तो रा इसका जवाब देते हैं, ऐसा ही एक उदाहरण जिसको आप जानते हैं उसे मॉरिस के नाम से जाना जाता है। इस मामले में उसका पिछला संपर्क जो उसके मित्रों ने अनुभव किया था वह नेगेटिव झुकाव वाला था। हालांकि मॉरिस इस संपर्क से अप्रभावित थे और अपने टेलीस्कोप के इस्तेमाल से इस संपर्क को नहीं देख पा रहे थे। तो दोस्तों, ये मॉरिस वाला एक केस हुआ था। उसके अंदर क्या हुआ था, मॉरिस नाम पूरा याद नहीं है, लेकिन हाँ, मॉरिस के साथ एक केस हुआ था। तो वो लोग ना जंगल में कहीं गए हुए थे, पता नहीं पहाड़ों पे या जंगल में। तो वहाँ पर उनका एक क्लोज एनकाउंटर हुआ था एक यूएफओ के साथ, जिनको आप ग्रे एलियंस कहते हो ना, वो छोटे छोटे एलियंस ग्रे कलर के और अजीब अजीब से रंगों के, वो सारे। तो वो सारे बेसिकली होते, तो जितना हमें पता चला है स्टीवन ग्रियर को भी पढ़ के और इधर उधर पढ़ के, तो ये पता चला है कि ये सारे इनको बोलते हैं प्रोग्राम्ड लाइफ फॉर्म्स, यानी कि ये एक तरीके के एंड्रॉयड्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं। ये देखने में आपको रियल लगेंगे, लेकिन इनके दिमाग के अंदर ना एक सर्किटरी होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो ये आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एलियंस हैं, बट ये एलियंस नहीं होते, ये प्रॉपर एंड्रॉयड्स होते हैं जिनको कहीं दूर से रिमोट कंट्रोल से इनको वो किया जा रहा होता है, यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा ही केस यहाँ पे मॉरिस के साथ हुआ। अब मॉरिस के साथ हुआ तो वो नेगेटिव वाला झुकाव था, क्योंकि वो जो एलियंस थे उनको देख के वो घबरा गए उसके दोस्त। लेकिन मॉरिस जो है वो दूर था, वो टेलीस्कोप से देख रहा था, उसे दिख ही नहीं पाया उसके अंदर कुछ भी। उसको लगा हाँ कुछ तो एनकाउंटर हुआ है, कुछ यूएफओ एनकाउंटर हुआ है, उसको पता नहीं चला पूरी बात। लेकिन इसमें भी नोटिस करने वाली बात ये है कि नेगेटिव वाला था, ये कैसे पता चले। रा ने एक सेशन के अंदर कहा था कि जब हमसे तुम्हारा एनकाउंटर होगा ना, तुम्हें प्रेम का एहसास होगा, और जब उनसे होगा तो तुम्हें डर का एहसास होगा। उनके मेटल के और इस तरीके के बने होंगे, देखने में उनके भी सुंदर हो सकते हैं क्राफ्ट, लेकिन हमारे रोशनी के बने होंगे। हम जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ हम रोशनी के हैं, हम तुमसे प्रेम से बात कर रहे हैं। यदि तुम डरोगे, और डर में भी अगर तुमने ये बोला क्या आप मेरा डर ख़त्म कर सकते हैं, तो वो अपने क्राफ्ट पीछे हटा लेंगे, मतलब आपसे हल्के से पीछे हो जाएंगे, ताकि आपको ये पता रहे ओ ये पॉजिटिव वाले हैं, अगर ये क्राफ्ट पीछे ही लेके जा रहे हैं इसका मतलब ये मेरे डर को समझ पा रहे हैं।
और इस तरीके से आप दूर से भी रह के उनसे टेलीपैथिकली अगर आपकी कोई बात हो रही हो तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके के एनकाउंटर्स काफ़ी लोगों के साथ हुए हैं जो हमने सुने भी हैं। तो ऐसा हो सकता है आप में से भी किसी के साथ शायद ऐसा हो या हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा होता है तो चलो ठीक है, एक एनकाउंटर है जैसा कि राह ने कहा। तो खैर, फिर आगे राह कहते हैं, हालांकि मॉरिस को उसके अंदर की आवाज़ ने किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए सावधान किया और वहाँ उसने एक और कोशिश के द्वारा एक इकाई से संपर्क किया जो दिखने में विचार रूप के आकार के थे। वो सामने प्रकट हुए और इस इकाई को एकटक देखते रहे। इस प्रकार उसमें इस घटना और सामान्य तौर पर उसके इस जन्म के अनुभवों के सत्य की खोज करने की इच्छा जागृत हुई। तो वो कह रहे हैं कि मॉरिस के अंदर कुछ आवाज़ आई, यानी उसके टेलीपैथिकली किसी ने बोला कि थोड़ा सा सावधान होकर अगर तुम इस जगह पर जाओगे ना तो शायद तुम्हारा दोबारा इनके साथ एनकाउंटर हो। और वो जानना तो चाहता ही था कि भाई ये यूएफओज क्या हैं, इन सब चीज़ों के पीछे वो दौड़ा। तो उन्होंने कहा कि उसका एक विचार रूप के आकार के साथ कांटेक्ट हुआ। अब विचार रूप का आकार क्या होता है कि क्राफ्ट था आसपास, लेकिन उसके अंदर बैठी हुई जो एंटिटीज़ थी ना, जो लोग थे उसके अंदर बैठे हुए, उन्होंने अपने आप को होलोग्राफिकली इसी हवा के अंदर प्रोजेक्ट कर दिया अपने आप को। जैसे होलोग्राम्स होते हैं ना, अगर आप देखोगे टीवी पे भी देखोगे या यूट्यूब पे भी चेक करोगे, होलोग्राम्स ऐसे होते हैं जैसे हवा में लहर रहे हों। ठीक है, वो रोशनी के बने होते हैं, हवा में लहर रहे होते हैं। तो वो जो था, लेकिन बैठे वो क्राफ्ट के अंदर थे। ठीक है, असली जो उनका शरीर वो क्राफ्ट के अंदर, बाहर उन्होंने अपने आप को होलोग्राम की तरह प्रोजेक्ट कर दिया उसके सामने हवा के अंदर, क्योंकि उनको तो रोशनी का पता है ना, रोशनी के कण कण से कैसे खेला जाता है। तो वो किया उन्होंने, तो वो उसको एक टुक देखते रहे और वो भी उनको देखता रहा। तो लेकिन बात आपस में जो जो बातें हो रही थी वो टेलीपैथिकली हो रही थी। अब जो भी बातें हुई उसकी वजह से उसकी सत्य की खोज करने की इच्छा जागृत हो गई कि भाई ये हुआ कैसे, ये कौन थे, ये आए कैसे, ये कैसे मुझे इतने अच्छी तरीके से जानते हैं और क्यों मुझे इनसे डर नहीं लगा, और ये है क्या वास्तविकता में, इस यूएफओ के एनकाउंटर का सत्य क्या है। अब जब वो यूएफओ को ढूंढेगा तो डेफिनेटली एक सवाल तो करेगा ना, तो फिर ब्रह्मांड किसने रचा। फिर कहेगा अरे ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है। फिर कहेगा भाई मेरे को इस रचनाकार को जानना है। तो इस तरीके से उसकी सत्य की खोज की इच्छा जागृत हो गई उसके अंदर, वो निकला उस दिशा के अंदर। और ऐसा कई लोगों के साथ होता है, हम में से भी कई लोग हैं, कई लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था कि सत्य की खोज कुछ कुछ इसी तरीके से हो जाती है कि इंसान इसे एक दिशा के अंदर दौड़ने लग जाता है कि ये मेरे को जानना है, ये चीज़ है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, बस यही रहता है उसके दिमाग के अंदर, फिर वो उसके पीछे निकल पड़ता है। खैर, फिर आगे राह कहते हैं, जागरूक होने या सक्रिय होने की भावना ही इस प्रकार के संपर्क का लक्ष्य होता है। वो घुमक्कड़ जो कि जागरण या सक्रियता के अनुभव से गुजर रहा है, ये उसके अवचेतन मन की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है कि ये संपर्क कितनी देर तक रहेगा और उसे इस अनुभव में क्या दिखेगा। ये अवधि और दृश्य जिसका उपयोग होता है वह सभी में अलग अलग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि जब कोई व्यक्ति जागरूक होने लग जाता है ना, उसके अंदर इस चीज़ की एक्टिवेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तब इस तरीके का कांटेक्ट होता है। और जब इस तरीके का कांटेक्ट होता है और वो जो घुमक्कड़ है, जो वॉन्डरर है, जिससे उनका कांटेक्ट होता है, तो वो ना इस एक्टिवेशन के दौरान इस चीज़ से, मतलब इस अवेकनिंग से गुजर रहा होता है एक तरीके की। अब उसके अंदर इच्छा शक्ति बढ़ जाती है कि भाई मुझे जानना है, मुझे जानना है। और ये डिपेंड करता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन के अंदर, कि उसकी अपेक्षाएं क्या है, कि वो अंदर से क्या चाहता है, कि उसका जब ये कांटेक्ट हो ना तो उसको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन, जिस तरीके के विजन्स वो सोच के बैठा होगा, जैसा वो सोच के बैठा होगा ना, उसको बिल्कुल वैसा ही दे दिया जाएगा, ताकि उसका पहली बात तो इस बात पर विश्वास बने, दूसरा वो फर्दर और जानकारी जानने के लिए कोशिश करे। और वो कह भी रहे हैं कि इसका टाइम कितना लगेगा और इसके अंदर उसको किस तरीके की इमेजेस दिखाई जाएंगी, ये डिपेंड उसी के ऊपर करता है कि उसके अवचेतन मन के अंदर क्या है। अगर उसके अवचेतन मन में लंबी अवधि होगी, मतलब लंबा टाइम होगा, तो ये कांटेक्ट लंबे समय तक बना रहेगा, उसकी आंखों के सामने या इनकाउंटर चल रहा होगा। अगर उसका ये होगा कि बस मुझे तो देखना है, उसके बाद फिर ये चले जाएं, तो फिर उतना ही होगा कि वो आएंगे फिर चले जाएंगे, इतना ही होगा, फिर इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। खैर, तो अगला सवाल डॉन करते हैं। एक महासंघ के यान द्वारा नज़दीकी संपर्क यानी क्लोज एनकाउंटर, इसमें मैं यह अनुमान लगा रहा हूँ कि यह नज़दीक से संपर्क एक विचार रूप जैसे यान के साथ होता है। क्या पिछले कुछ वर्षों में घुमक्कड़ों का नज़दीकी संपर्क
किसी ऐसे विचार रूपी यान के साथ हुआ है जो धरती पर उतरे हों? तो यहाँ पर जो इन्होंने सवाल किया है ना डॉन ने, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के ये जो महासंघ द्वारा जो वो दिए जाते हैं ना, मतलब कांटेक्ट जो होते हैं, तो क्या कहते हैं, विचार रूपी उससे हुआ होगा, यान से, यानी कि वही होलोग्राफिक क्राफ्ट होगा। तभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसी तरीके का एनकाउंटर हुआ होगा, इसी का इस्तेमाल हुआ होगा। तो उसने पूछ ही लिया कि भाई ये घुमक्कड़ों के साथ आपका मतलब अभी कुछ पिछले कुछ वर्षों में इस तरीके के कुछ एनकाउंटर हुए हैं, जैसे कि वो लोग धरती पे उतरे हों और फिर उनका कोई एनकाउंटर हुआ हो या फिर उनका कोई कांटेक्ट हुआ हो? तो रा कहते हैं ऐसा संपर्क हुआ तो है, हालांकि यह ओराइन के जैसे नज़दीकी संपर्क से काफ़ी कम हुए हैं। इस बात को हम नोट कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के कभी ना खत्म होने वाली एकता में नज़दीकी संपर्क का विचार ही हास्यपूर्ण है, क्योंकि क्या ये सारे संपर्क खुद के साथ नहीं है? इसलिए कोई भी संपर्क बहुत से थोड़ा कम नज़दीकी या बहुत बहुत नज़दीकी कैसे हो सकता है? तो दोस्तों रा ने इतना इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। रा ने कहा है कि हाँ देखो, हमारे कॉन्टैक्ट्स तो हुए हैं, ठीक है, लेकिन इतने पास से नहीं हुए जितने ये ओराइन के होते हैं ना, कि वो पास से उतर के तुम्हें डराने की कोशिश करें, क्राफ्ट के अंदर ले जाएं, तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें, ये कर दें वो कर दें, तुम्हें डराने की कोशिश करें, तुम्हें मतलब इस तरीके की इमेजेस तुम्हारे दिमाग में डाल दें, या तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई वो क्या कहते हैं चिप इम्प्लांट कर दें, ये कर दें वो कर, उस तरीके का नहीं हुआ है। हमारा तो दूर से ही होता है, हम प्यार से मोहब्बत से काम करते हैं, हमें कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि तुम्हारी गोद में आके बैठ जाए हम लोग, ठीक है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी वो कह रहे हैं यहाँ पे कि इस ब्रह्मांड के कभी ना खत्म होने वाली एकता में नज़दीकी संपर्क का विचार ही हास्यपूर्ण है। वो कह रहे हैं हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें ब्रह्मांड समझ नहीं आया क्या अभी तक? अरे पूरा ब्रह्मांड तरंगों में बना हुआ है, तो तुम पास से करो या दूर से करो, हो तो सब कुछ इसी तरंगों के अंदर रहा है ना। तो तुम्हारा अनुभव जो हो रहा है ना, वो पूरे ब्रह्मांड को पता है कि हाँ तुम्हारा अनुभव हो रहा है, बस तुम्हें नहीं पता है कि पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, क्योंकि मेडिटेशन में अभी तक तुम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि तुम्हें सारी जानकारी हो जाए कि ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड तो पूरा तुम्हारे अंदर बना के दे दिया गया है। इसीलिए तुमने अंदर नहीं गए, इसलिए तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें दूर हैं कुछ चीज़ें पास हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी कॉमेडी वाली बात हो गई जो तुमने अभी हम लोगों से पूछा। खैर, फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संपर्क में जिसमें खुद का खुद से संपर्क होता है, क्या कभी किसी पॉजिटिव झुकाव वाले घुमक्कड़ों का संपर्क एक तथाकथित नज़दीकी संपर्क ओराइन या फिर नेगेटिव झुकाव वाली इकाइयों के साथ भी हुआ है? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। फिर वो आगे बोलते हैं वह बस वो बोलने ही वाले होते हैं, इतने में डॉन उनको एकदम से रोक देते हैं और बीच में से एकदम से बोल पड़ते हैं, जो कि हम में से भी कई लोगों की आदत होती है कि हम सामने वाले को पूरा बोलने नहीं देते हैं और उससे पहले बीच में घुस जाते हैं। तो डॉन बीच में घुस गए, उनको रोकते हुए बोले ऐसा क्यों होता है? तो रा कहते हैं जब ऐसा होता है तो यह होने की संभावना बहुत कम होती है, और ऐसा तभी होता है जब ओराइन की इकाइयों का संपर्क जिस इकाई से होता है तो वो उस इकाई की पॉजिटिविटी का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, या फिर ओराइन की इकाइयों की ये इच्छा शक्ति होती है कि वो इस धरती के अस्तित्व से ही पॉजिटिविटी को पूरी तरह से निकाल दें। ओरियन की रणनीति में आमतौर पर मन की सरल विकृतियों को चुना जाता है, यानी कि वो सरल जानकारियाँ देता है जितना उसे पता होता है, जिसमें कम मानसिक और आध्यात्मिक क्रिया होती है, क्योंकि उसे इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी ओराइन के बारे में। रा ने कहा देखो भाई, इसका होने की तो संभावना कम होती है, लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब वो अंदाज़ा लगाने में थोड़ा सा ये रह गए हों कि, क्योंकि देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो हमारे थॉट्स नहीं पढ़ सकते, थॉट्स तो वो भी पढ़ सकते हैं। थॉट कंट्रोल की टेक्नोलॉजीज़ आपको याद है, एक सत्र में रा ने बोला था कि इनके पास थॉट कंट्रोल की टेक्नोलॉजीज़ भी हैं और ये दूसरों के थॉट्स भी पढ़ सकते हैं। और आई थिंक ये स्टीवन ग्रियर के उसमें ही किसी ने बोला था कि इस पूरी धरती के ऊपर किसी की भी कोई भी जानकारी प्राइवेट नहीं है। तो यदि आप सोचते हैं कि आपकी कोई जानकारी प्राइवेट है तो आप एक बार को इस दिशा में चाहें तो सोच सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ओराइन की इकाइयाँ हैं ना, उनकी कोशिश तो ये होती है कि इस धरती से पॉजिटिविटी बिल्कुल ही हटा दो, मतलब जितने पॉजिटिव लोग हैं सारे ही हटा दो किसी तरीके से। लेकिन इस केस में होता क्या है कि उनकी रणनीति ना ये होती है कि वो पहले ये देखेंगे कि इंसान को जानकारी कितनी है। वो देखेंगे इसको अगर कम जानकारी है ना और ये थोड़ा सा मतलब विभाजन में सोचता है तो ही उसे टारगेट करेंगे।
अगर वो रचयिता की एकता में और दूसरों के प्रति प्रेम, प्यार, सौहार्द से देखता है ना, तो उसको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा अपने उल्टे दिमाग का इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश करेगा और ज़्यादा ये कहेगा कि नहीं ये सही वो गलत, वो सही ये गलत, ऐसा वैसा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, या ईगो में सोच रहा है, ऐसा व्यक्ति उनके लिए परफेक्ट टारगेट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को वो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जिसका झुकाव पहले से ही दूसरों की सेवा का हो और दूसरों के प्रति सम्मान भी करता हो और उनकी आज़ादी को भी वो पूरी वो देता हो कि हाँ भाई सबकी आज़ादी है, जिसको जैसे जीना है वो वैसे जी सकता है, तो ऐसे लोगों को वो टारगेट नहीं कर सकता। और इसमें भी देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि वो सरल सरल जानकारियाँ देगा, इजी इजी देगा, क्योंकि रा ने जिस तरीके की जानकारियाँ इस किताब के अंदर दी हैं वो कोई इजी जानकारी तो है नहीं। और इतनी आध्यात्मिक, इतनी हार्डकोर जानकारी देना, हालांकि हमारे धर्मों में भी दी गई हैं, ये हो सकता है हम लोगों ने उतना विचार ना किया उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इतनी हार्डकोर तरीके से जो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसको समझना और उसकी टर्मिनोलॉजी समझना, उसका सही मतलब निकालना, ये बड़ा काफ़ी मतलब ट्रिकी हो जाता है इस किताब को अगर देखा जाए समझना। लेकिन ये जो है ना इजी इजी जानकारी दे देंगे भाई, ऐसे दे देंगे कि ये ले लो इससे तुम्हारा फ़ायदा है, वो ले लो उससे तुम्हारा फ़ायदा है, बस ऐसे ही कर करके दूसरों के साथ करते रहेंगे, ठीक है ना। और जानबूझ के उनकी आज़ादी का उल्लंघन भी करेंगे। ये जब भी किसी को ये लगे ना कि भाई मेरे से दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है या मैं कर रहा हूँ, तो उसको समझ जाना चाहिए उस टाइम पर ओराइन उसके लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग से खेल रहा है। अगर यदि वह व्यक्ति ये सोचता है कि ये सोच, ये थॉट्स उसके हैं ना, तो ये उसके नहीं है। थॉट उत्पन्न उसके दिमाग में होगा लेकिन उसको मैनिपुलेट वो करेगा, ये ऐसे ही होता है। इसलिए कहते हैं जब भी आपके दिमाग में कोई सोच आए, उसका सीधा उसका उल्टा, उसका उल्टा उसका सीधा, दोनों देखने लग जाओगे ना, आप कभी मैनिपुलेट हो ही नहीं सकते। कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ये पता है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ये काम है, मुझे ये करना है। अगर इसके बीच में कोई चीज़ अड़चन बन रही है तो डेफिनेटली वो ओराइन का ही किया हुआ है, ठीक है ना। तो इन तरीक़ों से समझ में आ जाना चाहिए किसी इंसान को कि अगर इस तरीके का होता है, और वो टारगेट भी इसी तरीके के लोगों को करते हैं जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं। रा ने पहले भी यही बोला है। खैर दोस्तों, यह सत्र भी अब काफ़ी लंबा होने वाला है, हम इसको कोशिश करेंगे अगले भाग के अंदर कंप्लीट करने के लिए। तो जैसा कि रा हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु, धन्यवाद।